चलिए शुभ संध्या आप सभी को। आज हम लोग बात करेंगे कबीरदास का जीवन परिचय। ठीक है, कबीरदास का जीवन परिचय ये आपकी 11th क्लास के टॉपिक पे लगा हुआ है, जो कि जग बोर्ड से है। ठीक है, 11th क्लास में लगा हुआ है, जो जग बोर्ड के सिलेबस के रिगार्डिंग पे आते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कबीरदास का जीवन परिचय। तो कबीरदास जी जो हैं वो भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, कबीरदास जी भक्ति काल के कवि। जो भक्ति काल है, भक्ति काल में दो धारा होते हैं, एक होते सगुण धारा, एक होते निर्गुण धारा। तो कबीरदास जी निर्गुण धारा के कवि हैं। अब निर्गुण धारा में दो शाखा होते हैं, एक होते हैं ज्ञानाश्रयी शाखा, एक होते हैं प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी जो है वो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। कबीरदास जी जो है, आज हम लोग कबीरदास का जो जीवन परिचय पढ़ रहे हैं। तो कबीरदास जी किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में दो धारा आती है, एक सगुण धारा, एक निर्गुण धारा। तो कबीरदास जी जो हैं वो निर्गुण धारा के कवि हैं। निर्गुण धारा में दो शाखा आती है, पहला आता है ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा आता है प्रेमाश्रयी शाखा। तो कबीरदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि में इनका नाम आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था? इसका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी को। ठीक है, 1398 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? हुआ था काशी के लहरतला में, काशी के लहरतला में। इनका जन्म स्थान और जन्म तिथि को लेकर के काफ़ी सारे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रासंगिक है वो है ये वाला 1398। ठीक है, दूसरा था इनका निधन कब हुआ था। ठीक है, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन हुआ था 1518 ईस्वी को। कहाँ पे? मगहर में। ठीक है, 1518 ईस्वी को इनका निधन कहाँ हुआ था? मगहर में। अगर हम थोड़ा इनके जो गुरु जी रहे हैं, गुरु जी, इनके जो गुरुदेव रहे हैं वो कौन थे? रामानंद जी। ठीक है, इनके जो गुरु थे वो कौन थे? रामानंद जी। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था जिस टाइम पे, कहा जाता है कि इनका जब जन्म ऐसे समय पे हुआ था जिस टाइम पे इनकी जो माता थी, माता मतलब जन्म देने वाली माता, वो कहा जाता है कि इन्होंने एक ब्राह्मणी विधवा ब्राह्मणी के उदर से जन्म पाई थी, और वो ब्राह्मणी विधवा होने के कारण लोक लाज से इनको जन्म देने के पश्चात इनको लहरतला में जा कर के छोड़ देती है। और उसी रास्ते से नीरू और नीमा नामक दो दाम्पत्या गुजर रही थी, पार हो रहे थे। तत्पश्चात उनका नज़र इन पे पड़ता है, तो नीरू और नीमा इन बालक को, कबीर को लेकर के अपना घर चली जाती है। तो अगर हम जानेंगे कि पालन पोषण करने वाले इनके जो माता पिता है वो कौन है? नीरू, उनके जो पिताजी हैं वो कौन होंगे? नीरू। ठीक है, इनकी जो माताजी है, वो कौन होंगे? नीमा। ठीक है, इनके पिताजी है नीरू, इनकी माताजी है कौन? नीमा। इनकी पत्नी जो है वो कौन है? लोई। ठीक है, इनकी जो पत्नी है वो कौन है? लोई। इनके पुत्र कौन है? कमाल। और पुत्री कमाली। ठीक है, पुत्री कौन है? कमाली। आगे बात करें, इनके शिष्य कौन है? शिष्य जी कौन है इनका? वो है धर्मदास। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनके शिष्य हो गया धर्मदास। इसकी जो रचनाएं हैं वो क्या है? जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो क्या है? बीजक, जिसका संपादन 1464 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, कौन किया था? धर्मदास ने इसका संपादन किया था।
बीजक को जो है 3 भागों में बांटा गया है। बीजक को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला है शब्द, दूसरा है रेमनी और तीसरा है साकी या फिर साक्षी, हम जिसको साक्षी नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीजक को 2-3 भागों में बांटा गया था, शब्द, रेमनी और साखी। ठीक है, अब हम लोग बातें हैं कि इनकी भाषा क्या था, कबीरदास जी किस भाषा में रचना किया करते थे। तो पहला था सदुककड़ी। क्या था? सदुककड़ी। और ये जो सदुककड़ी भाषा है, इसका मतलब क्या था? साधुओं के संग सत्संग के साधुओं के संत जब ये घुमा करते थे, सत्संगों में जब ये जाया करते थे, वो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं हुआ करता था, अलग अलग क्षेत्र में जाया करते थे। इसलिए अलग अलग क्षेत्र में जाने के कारण इनकी भाषा शैली जो है वो अलग अलग मतलब विविध तरह की होती थी क्षेत्र के हिसाब से। ठीक है, सदुककड़ी जो भाषा था इनका, इसका नामकरण कौन किया? तो वो था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। दूसरा था पंचमेल खिचड़ी। पंचमेल खिचड़ी मतलब खिचड़ी, मतलब जैसे हम लोग जब घर में खिचड़ी पकाते हैं तो खिचड़ी जो है पर्टिकुलर एक चीज़ से नहीं बनता, उसमें 4-5 चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उसी तरह से कबीरदास भी अपनी जितनी सारी रचनाओं में जितनी सारी वाणी बताए हैं, उस वाणियों में किसी पर्टिकुलर एक भाषा का ही नहीं, इसमें 5-6 भाषा को मिश्रण करके बताया गया है। और जो पंचमेल खिचड़ी है, इस पंचमेल खिचड़ी का नामकरण किसने किया था? वो था डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी भाषा का नामकरण किया था। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। बच्चों, यहाँ से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है। ये वाला स्टेटमेंट हर साल पूछा जाता है, इसलिए आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। चलिए, यहाँ तक हम लोग सब कुछ समझ गए। हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कबीरदास की काव्य विशेषता, जहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोग उसको अभी देखते हैं। कबीरदास की जो काव्य विशेषता है उसमें पहला है जात पात और ऊंच नीच का विरोध। ठीक है, विरोध। दूसरा है पाखंड का खंडन। ठीक है, तीसरा है अंध विश्वास का क्या विरोध। ठीक है, तीसरा क्या था? अंधविश्वास का विरोध। चौथा क्या है? गुरु की महत्ता। गुरु की महत्ता। इन सब चीज़ों पे कबीरदास ने ज़्यादा अपने काव्य रचना में ध्यान दिया है। तो आप लोगों को करीब करीब ये जो सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया है, इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ से कबीरदास से 3 से 4 प्रश्न हर साल आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने जो पद लिखा है, पद की व्याख्या का भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको बढ़िया ढंग से समझो, इसको नोट करो। अगर कहीं पे डाउट हो तो हमें कमेंट करो
और क्या है कि आप अपने अलावा अगर आपके कोई दोस्त जो आपके साथ इंटर कर रहे हैं वो भी जेक से किसी और कॉलेज में फिर किसी और +2 स्कूल में, तो उसको भी वीडियो सेंड करिए ताकि उसको भी फ़ायदा मिले, ठीक है। और अगर कुछ और नया वीडियो चाहिए इंटर फर्स्ट ईयर से संबंधित, है ना, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।